भारत की करीब 70% आबादी गांव में रहती है। ऐसे में अब कोरोना का कहर गांव में फैलने से रोकना है, लेकिन उन्हीं गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सरकारों ने गुड़ गोबर कर दिया है। इसकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन आज तक संवाददाताओं की टीम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में भारत की 70% आबादी रहती है। जो बीमार होती है तो इलाज के लिए गांव के पास उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें 4 से 6 बेड, एक मेडिकल इंचार्ज और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 30 बेड इलाज के लिए होते हैं। और यहाँ भी इलाज ना मिले तो गांव के मरीज को फिर जिला चिकित्सालय या शहर के प्राइवेट अस्पताल तक अपनी जिंदगी के लिए किस्मत को घिसना पड़ता है, क्योंकि कागज पर नहीं, जब हकीकत की दस्तक देने आज तक देश के गांवों में उतरता है तो उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ताला, दीवारों पर गोबर पाथा मिलता है। सरकारी फाइलों से नहीं, जनता के लिए जमीन पर उतरकर अगर अधिकारी देखने भी आ जाएंगे तो पाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए मरीज खड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुनीतियों की तालाबंदी है। हकीकत की जमीन पर दस्तक अगर जनप्रतिनिधि खुद दे दें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड खाली पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं होती है। इसीलिए आज भारत की 70% आबादी किस तरह के उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के भरोसे छोड़ दी गई, इसकी गवाही देख सुनकर अपनी राय दस्तक दे कर दीजिए। कहानी बिहार से शुरू करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर में गनौल का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का बोर्ड चमचमाता दिखता है। चमक सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि बाकी तो इस सब हेल्थ सेंटर में दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, ताला लटका है और चाबी सत्ता वाली हासिल करके गांव वालों के लिए हेल्थ सेंटर का ताला खुलवाना सत्ताधारी भूल गए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, वहां पर अस्पतालों या फिर स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर में। और मेरे पीछे आप ये जो खंडर नुमा इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि गनौल में स्थित है। और पहली झलक में ही आपको इस इमारत को देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र खुद वर्षों से बीमार पड़ा हुआ है। जगह जगह से आप देखिए किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र टूटा फूटा है। और लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से तो ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा ही है। फिल्मी डायलॉग है कि रिश्तों में जान और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इसे थोड़ा यहाँ बदल कर सुनिए। इलाज देने वाले डॉक्टर और सरकारी व्यवस्था की नीयत साफ ना हो तो अस्पताल की दीवार पर लोग गोबर पाथना शुरू कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो गोबर से गोईठा सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी और परेशानी पैदा करने वाली ये सभी तस्वीरें हैं कि लोग स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मवेशियों का जो भूसा होता है वो यहाँ पर गांव वाले जो हैं उन्होंने रखा हुआ है। ताला लगता है महीनों क्या वर्षों से नहीं खुला दवा देने का, क्योंकि बंद अस्पताल लाख का है और खुल गया तो खाक का है। अंदर कुछ नहीं दिखता जो बता दे कि यहाँ इलाज भी हो सकता है। लालू प्रसाद जिस टाइम में मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उद्घाटन का उन्हीं का घोषणा हुआ कि लालू प्रसाद जी इसका उद्घाटन करेंगे। 95-96 की बात है, लेकिन आज तक यहाँ सही ढंग से न डॉक्टर रहता है न सही उपचार होता है। ये लमसम कम से कम 15-20 हजार इस क्षेत्र का पॉपुलेशन है। ये 3-4 पंचायत लाभार्थी ये हॉस्पिटल यदि सुचारू रूप से चालू हो जाए, कम 20,000 आदमी का ये पूरा जनसंख्या इस इलाका में है। हम लोग रात दिन जो है पेशेंट को दरभंगा लेके जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा हम लोग को बगल में नहीं मिल पाता है। हम लोग को दरभंगा लेके जाता है, हम लोग को बहुत पैसा दरभंगा में खर्च होता है। यहाँ सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फायदा हम लोग को नहीं मिल रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गुड और कितनी गोबर है, इस बात से जान लीजिए कि मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 51,409 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है। और अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो बिहार में CHC पर 8,60,000 लोगों की आबादी पर जाकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में 603 करोड़ रुपए खर्च करके 201 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को
6 बेड से अपग्रेड करके 30 बेड वाला CHC बना दिया गया। 176 ऐसे हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। लेकिन जैसे पटना के पास इस हेल्थ सेंटर के बेड खाली पड़े हैं, वैसे ही आरोप है बाकी अस्पतालों का हाल है। साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के नाम तो बदल गए हैं, लेकिन उसके प्रवृत्ति और प्रकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। अस्पताल के नाम पर बड़े बड़े भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इलाज कौन करेगा? डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सेज कहाँ हैं, मेडिकल स्टाफ कहाँ हैं, वो आज भी जनता ढूंढ रही है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो चुका है। लगभग 603.24 करोड़ के लागत से 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन भी किए गए। लेकिन जो मापदंड है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का, उस मापदंड के अनुरूप किसी भी CHC या PHC में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की गई बिहार के अंदर। ऐसी हालत सिर्फ बिहार की नहीं, मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर 54,970 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर इलाज को मिलता है। मध्य प्रदेश में 56,712 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर है। पंजाब में 31,758 लोगों के इलाज पर प्राइमरी स्तर पर एक डॉक्टर मिल जाए तो यही बड़ी बात है। और राजस्थान में 30,013 लोगों के इलाज के लिए गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक डॉक्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर जाकर जब आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह कलारा गांव पहुंचते हैं तो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र से इलाज की असलियत पर ताला लटकता पाते हैं, जो ग्रामीणों को महामारी के दौर में सेहत सुरक्षा के नाम पर मुंह चिढ़ाता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को इसलिए बनाया गया है ताकि देर सवेर अगर किसी को रात को या किसी भी ऐसे समय पे सरकारी चिकित्सा की मदद की दरकार हो तो पहले उसका शुरुआती इलाज इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए और उसके बाद उसे फिर यहाँ से आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुनगा भेजा जाए या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पे आगे भोपाल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ताला लगा हुआ है। ऐसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक ANM यानी नर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक मल्टीपर्पज वर्कर यानी जो स्वास्थ्य सुविधा सहायक के तौर पर कई काम कर सके, वो होना चाहिए। लेकिन ये कहां से मिलेंगे? क्योंकि हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 94% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। गुजरात में 91% स्पेशलिस्ट डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं है। बिहार में 86% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी गांव वालों के लिए है और छत्तीसगढ़ में 91%। ऐसी हालत में एक डॉक्टर की तलाश में आज भी देश के हर राज्य में गांव का गरीब ग्रामीण नागरिक खड़ा इंतजार करता है, जिसे इन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब इलाज नहीं मिलता तो बीमारी बढ़ती है। उस नागरिक को शहर इलाज कराने आना पड़ता है और शहर में इलाज का महंगा खर्च गांव में गरीब का खेत, घर, गहना सब बिकवा देता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा आज तक। महाराष्ट्र से गुजरकर तूफान अब गुजरात पहुंच गया है। देर रात तूफान ताउते 185 किलोमीटर की रफ्तार से तट से टकराया और टकराते ही कमजोर पड़ गया। गुजरात के तट से टकराने के बाद तूफान अब अमरेली और भावनगर की तरफ बढ़ गया है। इसके साथ ही अहमदाबाद और गांधीनगर में बारिश शुरू हो गई है। एहतियातन सूरत एयरपोर्ट दोपहर 1 बजे तक बंद कर दिया गया है। उधर कल देर शाम तक तूफान ने मुंबई में जमकर तबाही मचाई। तूफान के चलते मुंबई में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। तो आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात में जब तूफान टकराया उस वक्त क्या स्थिति थी, लेकिन अब जो शहरी इलाका है जिसमें अहमदाबाद, सूरत, बाकी इलाके हैं, वहां पर गांधीनगर, यहां पर खतरा मंडरा रहा है। और ये महाराष्ट्र की स्थिति और वहां की तस्वीरें, जब यहां से गुजरा महाराष्ट्र से तूफान तो देखिए किस तरह से समुद्री तट पर लहरें ऊंची उठने लगी। कई पेड़ जमींदोज हो गए। यहां पर कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए, पेड़ों के जड़ से उखड़ने की वजह से। अब भी बताया जा रहा है कि 2 नौकाएं जो हैं वो लापता हो गई, जिसमें 410 लोग सवार थे। उनके बारे में भी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अब महाराष्ट्र में शुरू हो गए हैं। ये तूफान कितना ताकतवर है
यह हमें मुंबई का हाल देखकर पता चलता है। मुंबई में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की आफत वहां पर पूरे दिन रही, जिस तरह का हाल ताउते के गुजर जाने के बाद भी देखा जा रहा है, उसी से समझा जा सकता है कि यह तूफान जब सीधे कहीं पर टकराएगा तो क्या हाल करेगा। ताउते तूफान से आई भयानक हवाएं, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और फिर तेज बारिश में डूबता शहर। ताउते मुंबई से भले ही गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप, बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। ऐसी भयानक हवाएं तो पिछले साल भी नहीं चली थी जब निसर्ग तूफान आया था। इस बार ताकतवर ताउते से सामना था जो मुंबई से 125 किलोमीटर दूर से गुजरते हुए भी आफत ले आया। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार जो यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहां रेलिंग टूट गई है। मुंबई में दोपहर में ही अंधेरे जैसा हो गया, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, पोल उखड़ गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते की आफत आई। ज्यादा जो घटनाएं हमारी नजर में आई हैं वो करीबन 350 के आसपास अभी तक कुछ पेड़ की टहनियां गिरना या पेड़ गिरने की घटनाएं हमारे ध्यान में आई हैं और वो भी हम रोड क्लियर करना है या वो कटे हुए वो पेड़ जो गिरे हुए पेड़ है उसको काटकर अलग करना है ताकि वो आवाजाही ठीक ठाक हो सके। और इसके अलावा जो हमारे जंबो सेंटर थे या जो हमारे टेम्पररी स्ट्रक्चर थे उसमें भी कोई प्रकार का नुकसान हुआ नहीं है और उसमें हमने जो 580 पेशेंट 2 दिन पहले हमने शिफ्ट कर दिए थे इस तूफान का अंदाजा लेकर सुरक्षितता रहे उसको हमने प्रथम प्राथमिकता दी और सभी को शिफ्ट कर दिया। इसलिए ना तो कोई जान हानि हुई है ना तो माल हानि भी बहुत निग्लिजिबल हुई है। लेकिन आने वाला समय भी अभी आज का ये भी एक हमको इंडिकेशन आया है कि बारिश तेज हो सकती है, तो उसके लिए भी हमने हमारे सभी यंत्रणाएं को सतर्क कर रखा है। वो चाहे वो पंप डिप्लॉय करके रास्ते क्लियर करना हो या कोई पेड़ गिरते हो तो उसको क्लियर करना हो या कोई दुर्घटना अगर कोई डूब रहा है दुर्घटना की वजह से तो उसको भी निकालने का हो, तो सब हमने हमारी जो फील्ड यंत्रणा है उसको सबको हमने सतर्क कर रखा है। एक तरफ तेज बारिश और दूसरी तरफ हाई टाइड, मुंबई का समंदर सड़कों पर पहुंच गया। ताउते से वही हाल बन गए जिस हाल में मॉनसून में मुंबई दिखती है। मुंबई में साइक्लोन ताउते का ये असर है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज बरसात की वजह से सड़कों पे पानी पूरा भर गया है और इसकी वजह से आप देख लीजिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगा है और यहाँ देख लीजिए बीएमसी के कर्मचारी लगे पड़े हैं कि जरा पानी निकाल पाए, लेकिन अभी क्योंकि हाई टाइड भी है यही वजह है कि इतना ज्यादा बरसात और जो हाई टाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पानी सड़कों पे भर गया है। ये वो सड़क है, सर्विस रोड है जो दरअसल मिलन सवे की तरफ जाता है और यहाँ देखिए गाड़ियां बंद पड़ गई हैं।
टोइंग अवे के लिए गाड़ी आई है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बंद गाड़ी को किसी तरह से रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिक्कतें वही तमाम जो हर साल मुंबई में होता है कि बरसात हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम और बंद गाड़ियां। सुबह से मुंबई की सांसें अटकी थी। तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। कोस्टल महाराष्ट्र से लेकर उन सभी जगहों पर पूरी तैयारी की गई थी जहां तूफान से नुकसान का अंदेशा था। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तूफान मुंबई के करीब से गुजरकर गुजरात की तरफ निकल गया। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। ताउते तूफान ने इसके पहले गोवा और कर्नाटक में जमकर तबाही मचाई। गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे गिरे, 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कर्नाटक में भी कई घर तूफान की चपेट में आने के बाद ढह गए। ताउते ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें देखिए। गोवा में ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे बर्बादी का मंजर। कहीं जड़ से उखड़ गए दरख्त, कहीं फट गए पेड़, कहीं ढह गए मकान। तेज हवाओं ने यहां करीब 500 पेड़ों को उखाड़ दिया। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ते बंद हैं। कई जगह बिजली के तार टूट गए हैं। तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई। 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहाँ से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन तौते की वजह से हमने गोवा में बहुत देखी क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं थी। गोवा के हालात पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और हालात की जानकारी दी। गोवा की तरह ही कर्नाटक में भी ताउते ने तबाही मचाई है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। कर्नाटक के 6 जिलों पर तूफान का काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। समुद्री तूफान ताउते ने 7 राज्यों को हिला के रख दिया है। पणजी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और बंगाल में सियासी खेल जारी है। बंगाल में मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत गिरफ्तार हुए 4 टीएमसी नेताओं को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली, तो कुछ ही घंटे में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने जमानत पर रोक लगा दी। तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालने के 2 हफ्तों के भीतर ही ममता बनर्जी की मोदी सरकार के साथ सीबीआई पर तकरार शुरू हो गई है। जिस तरह कल सुबह सुबह
ममता के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, साथ ही एमएलए मदन मित्रा और पार्टी नेता सोवन चटर्जी की नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी सनसनीखेज थी, वैसा ही हंगामेदार था मुख्यमंत्री ममता का कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटों तक अघोषित धरना। और इस पूरी राजनीतिक तनातनी के बीच केंद्रीय बलों के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली रही। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता सीबीआई दफ्तर पहुंचे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों पर पथराव किया। जवाब केंद्रीय बलों की ओर से भी दिया गया। गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर, और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सक्रिय हो गए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए, जिसमें से एक में कहा, ममता को संदेश, अराजकता फैल गई है, पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी अराजकता और संवैधानिक प्रक्रिया की नाकामी का परिणाम समझती हैं। बंगाल में चुनाव बाद की इस राजनीतिक तनातनी का असर नेताओं के बयानों में दिखा। जो आज गिरफ्तारी हुआ, एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया, इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ, इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है। आर्गुमेंट করব, আমি শুধু একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই, এই গভর্নর ইজ এ whimsical, এই গভর্নর ইজ এ, এই গভর্নর একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। এই গভর্নর একদম, গভর্নর যে কোনো উপায় চাইছে। 2014 में जब नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब गिरफ्तार 4 नेता ममता सरकार में मंत्री थे। स्टिंग टेप के मुताबिक फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा 5-5 लाख और सोवन चटर्जी 4 लाख की रिश्वत में आरोपों के घेरे में आए। 2016 में जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन से कुल 13 आरोपियों पर रिश्वत का दाग लगा था, जिसमें अभी बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। ये केस 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास आया। अभी 7 मई को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गिरफ्तार हुए नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दी है। लेकिन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई एक्शन को उनके वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीबीआई कोर्ट में राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा, और कोलकाता की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने में भी देर नहीं की, जबकि सीबीआई ने 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी। लेकिन घमासान यही नहीं थमा। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर बुधवार तक रोक लगा दी। सीबीआई की ओर से नारदा मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर करने की मांग की गई है। जाहिर है कि इस गिरफ्तारी में बंगाल की राजनीति में आने वाले और तूफानों की आहट है। खुद ममता ने अपने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वकीलों के जरिए ये कहलवाकर सीबीआई को चुनौती दी थी कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार करे। 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ को लेकर राजनीतिक लड़ाई छेड़ने वाली ममता इस मुद्दे को आसानी से जाने देंगी, ऐसा नहीं लगता। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। उत्तर प्रदेश में गंगा में शवों को बहाने की घटना में कमी आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे राज्य में एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस शवों को प्रवाहित करने से रोकने के लिए पेट्रोलिंग कर रही है। ये पेट्रोलिंग कैसे की जा रही है, इसे हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर का ये बिठूर इलाका है, जहां आज तक मौजूद है एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस की टीम के साथ। एसडीआरएफ और विशेष जल पुलिस इन दिनों यहां इस अभियान में जुटे हैं कि कोई गंगा में शवों को प्रवाहित न करे।
कोरोना से त्राहिमाम के बीच गंगा में सैकड़ों शवों के बहने पर मचे हड़कंप के बाद ये पेट्रोलिंग शुरू हुई है। हम इस वक्त यूपी पुलिस के उस पेट्रोलिंग पर हैं जो नदियों में हो रही है और हम कानपुर की गंगा में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर के एक किनारे पर, एक छोर पर, यानी कि जो उन्नाव का इलाका है, उस इलाके में ढेरों शव गंगा के किनारे दफन कर दिए गए और कई तो गंगा में मिले। लेकिन जब से सरकार ने यह आदेश दिया है उसके बाद से ऐसी पेट्रोलिंग आप नदियों में देख सकते हैं और खासकर प्रशासन इस बात पर सतर्क है कि लोग अपने शवों को यूं ही गंगा में नहीं बहाएं। कानपुर की तरफ तो ऐसा घाट नहीं है, लेकिन उन्नाव की तरफ या डाउनस्ट्रीम और ऐसा अगर था तो इतनी सघन पेट्रोलिंग अब हो रही है कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि कानपुर में या और डाउनस्ट्रीम कहीं कोई ऐसी बात अब नहीं रही है। सर, जो बॉडीज मिली उसमें ये कहा गया कि गांवों की तरफ से बह के बहुत सारी बॉडियां आई हैं, तो क्या वो कम हुआ है या अभी भी मिल रही है? आप स्वयं देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी शिकायत अब नहीं मिल रही है। नदियों, खासकर गंगा में बहते शवों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ा। पेट्रोलिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा आया है और हम शासन की मंशा के अकॉर्डिंगली जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बॉडी को डिस्पोज करें और ऐसे ही यूं ही नदियों में बॉडी को डिस्पोज न करें। शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए सिर्फ पेट्रोलिंग ही नहीं की जा रही, बल्कि नदी किनारे बसे ग्रामीणों के बीच खुद पुलिस प्रशासन पहुंचकर उन्हें भी अलर्ट कर रहा है। गंगा किनारे लोग दफन कर दे रहे थे या फिर गंगा में प्रवाह कर दे रहे थे, तो इसको अब ये असर तो पड़ेगा। अब लोग घूमेंगे तो डर भी रहेगा, जलाने में सुविधा रहेगी अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग का फायदा हुआ, लोग मान रहे हैं, वरना हम लोग कोई सुनता नहीं था। अब चूंकि मृतक में लोग दुख में आए, हम लोग ज्यादा उन पर दबाव भी नहीं बना सकते थे, तो कई बार झगड़े की स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन अब जब से प्रशासन ने गश्त और ये घाटों पर ड्यूटी चालू की है तो लोग मानते हैं और अपना सुचारू रूप से वही जो एक सनातन धर्म के अनुसार शमशान घाट पर कार्य होता तो वही हो रहा है। शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकने का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जहां प्रशासन बेहद सतर्क है, वो जगहें हैं कानपुर, उन्नाव, बलिया, फतेहपुर, गाजीपुर और वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गंगा घाट का इलाका है। यहां भी गंगा में शव बहाने के खिलाफ प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा है। हम लोग ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि गंगा में किसी प्रकार से कोई शव को प्रवाहित न करे। यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है कि जिससे वो लकड़ी खरीद कर शव को जला नहीं सकता है, तो उसको हम प्रशासन को सूचना देकर के उसके लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए उसको जो है प्रशासन धन मुहैया कराएगा या व्यवस्था करेगा। उत्तर प्रदेश में शवों के जल प्रवाह के खिलाफ प्रशासन की जागरूकता का असर भी दिखा है। बीते दिनों में रोजाना सैकड़ों शव बहते दिखे थे, लेकिन सोमवार को डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 39 शव नदियों से बरामद हुए। कौशाम्बी से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक।